Hello everyone, welcome to class 11th. My name is Atul Sukhani. I am a chartered accountant. I am teaching accounts, economics and business studies for class 11th and 12th. ये अपना पहला क्लास है, एक न्यू सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। अकाउंट्स आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो जो आपका रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ रहेगा, इवन आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, वॉट एवर यू विल बी डूइंग, ये सब्जेक्ट आपको कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर अगर आप हैं तो आपको हमेशा पकड़ के रखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 11th में ही आप इस सब्जेक्ट के साथ एक अच्छी दोस्ती कर लें, एक आपका अच्छा बेस, एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका इस सब्जेक्ट के अंदर बन जाए, ताकि आने वाले जो आपके ईयर्स होंगे वो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाए। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद आवर क्लास, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? और उस स्टोरी को डिस्कस करते करते हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स बेसिकली एक बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है? और इस लैंग्वेज को एक ही चीज़ की भाषा समझ में आती है, वो है पैसा, मनी। पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ से गया, बस ये छोटा सा हिसाब किताब आपको अकाउंट्स के अंदर रखना होता है, ठीक है? उस हिसाब किताब को ही हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बात कर रहे थे हम अपनी स्टोरी की। तो स्टोरी है ये बुक हाउस की। बुक हाउस एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, जिसका काम है ऑनलाइन सेलिंग ऑफ बुक्स ऑन अमेज़न, ठीक है? और इस बुक हाउस के ओनर कौन है? इस बुक हाउस के ओनर है आप और मैं, ठीक है? हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। तो आप और मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भाई सिंपल सी बात है, पैसा चाहिए, ठीक है? आपने कहा कि सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे तो आपको अरेंज करने पड़ेंगे। मैंने आपको बोला चलिए कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास घर पे लैपटॉप प्रिंटर तो होगा। यू सेड यस है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कीजिए, आप मिस्टर राहुल, आप कंट्रीब्यूट कीजिए लैपटॉप और प्रिंटर, जिसकी वैल्यू हम लेट से एज्यूम कर लेते हैं 50,000 है, ठीक है? और हमारी आपस की बराबर की पार्टनरशिप है, तो मैं उसमें 50,000 और कंट्रीब्यूट कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो 1 लाख रुपीज़ हमने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि बिजनेस तो हमें थोड़ा बड़ा करना था, ठीक है? तो हम अब गए बैंक के पास लोन लेने। बैंक ने हमारा प्रपोज़ल सुना कि हम अच्छे पब्लिशर से बुक्स लेंगे, उसको ऑनलाइन लिस्ट करेंगे, अमेज़न को सेल करेंगे, अमेज़न से पैसा आएगा, उसके बाद हम बैंक को रीपे कर देंगे। तो बैंक ने खुश होके हमारा बिजनेस प्रपोज़ल सुन के हमको 1 लाख रुपीज़ का लोन दे दिया। जितनी हमारी कैपिटल थी उतना ही बैंक ने कंट्रीब्यूट कर दिया। तो अब टोटल 2 लाख रुपीज़ के साथ अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो अब हम अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लिस्टिंग्स वगैरह करने के लिए अब हमें क्या चाहिए? सामान चाहिए, गुड्स चाहिए। गुड्स क्या हमारे बिजनेस में? बुक्स। तो हम गए एक पब्लिशर के पास। पब्लिशर का नाम था ABC पब्लिशर। तो हमने इन्हें अपनी कहानी बताई। हमने कहा सर हम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका पब्लिशिंग हाउस जो है उसका हमने नाम सुना हुआ है, तो हमें आपके पब्लिशिंग हाउस की बुक्स चाहिए जिसको हम ऑनलाइन सेल करेंगे। तो पब्लिशर ने हमारी बात सुनी, हमारा प्रपोज़ल सुना और उसने हमें बुक्स दे दी लेट से 2 लाख रुपीज़ की। तो पब्लिशर से हमने परचेजेस किए
2 लाख रुपीज़ के बुक्स के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई पैसा तो हमारे पास सिर्फ 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख रुपए ही था, बाकी 50,000 तो हमारे लैपटॉप में लगे हुए थे। तो फिर 2 लाख रुपीज़ की बुक्स कहाँ से आ गई पब्लिशर से? ऑब्वियस सी बात है, उसने हमें फिर कुछ उधार दिया है। ठीक है, तो जो ये परचेजेस हैं इसमें हमने कैश परचेज की है 1,50,000 एंड क्रेडिट परचेज किए हैं 50,000 का। ठीक है, तो अब हमारे पास बुक्स भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन बुक्स को सेल करेंगे अमेज़न के ऊपर। अब वी हैव स्टार्टेड सेलिंग बुक्स ऑन अमेज़न, और ये जितनी भी हमने बुक्स उससे ख़रीदी थी 2 लाख रुपीज़ की, ये सारी की सारी बुक्स हमने इस पे अपना 50% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 3 लाख रुपीज़ में सेल कर दिया। ठीक है जी। अब जो हमने यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ में सेल किया, तो क्या अमेज़न ने तुरंत हमें सेल करते ही पैसा दे दिया? नहीं, अमेज़न ने हमें तुरंत पैसा नहीं दिया। अमेज़न का जो पेमेंट साइकिल होता है वो 14 डेज़ का होता है। आज मैंने 1 तारीख को बुक सेल किया, दे विल पे मी ऑन 14th। ठीक है, तो पूरे महीने के एंड में अमेज़न ने मेरे बैंक में मेरे को पेमेंट कर दिया, लेट से 2,40,000 का, एंड बाकी का क्रेडिट रह गया 60,000। तो अमेज़न को भी उधार चला गया 60,000 का, अमेज़न मेरे को पैसे दे देगा 14 डेज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मैंने 3 लाख की बुक सेल करी अमेज़न के ऊपर, ये क्या बिना किसी खर्चे के सेल हो गई? क्या कुछ भी मेरे घर से खर्चा नहीं लगा ना? तो ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये इनकम जनरेट करने के लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए। क्या क्या एक्सपेंस किए? सबसे पहला एक्सपेंस तो मैंने किया भाई, घर पे एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन लगाया। ठीक है, 100 MBPS का, जिसका रेंटल था लेट से 1,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने बैंक से लोन लिया था 1 लाख रुपीज़ का। अब बैंक मेरा रिश्तेदार तो लगा नहीं जो मेरे को फ्री में पैसे दे देगा, तो बैंक को भी अपना इंटरेस्ट चाहिए। तो 1 महीने बाद बैंक ने मेरे को ये जो लोन दिया था अनसिक्योर्ड था, मतलब उसने मुझसे कोई भी गारंटी वगैरह कुछ नहीं लिया, तो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था। उन्होंने मेरे से 2% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज किया। तो लेट से इंटरेस्ट के 2,000 रुपीज़ मेरे को पे करने पड़ गए। अब मैंने बुक्स कहाँ पे सेल करी? अमेज़न पे। तो अमेज़न भी मेरा चाचा नहीं लगा जो मेरे को फ्री में सेल करने देगा। अमेज़न का कमीशन था 10%, तो अमेज़न ने 10% कमीशन चार्ज किया। तो 3 लाख का 10% 30,000। इसके अलावा और क्या खर्चा लगा? बुक्स मैं सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं दिल्ली में बैठा सेल कर रहा हूँ, ऑर्डर आया मेरे पास मुंबई से, बेंगलोर से, कैलकाटा से, तो कोरियर चार्जेस लगेंगे, राइट? तो वो जो कोरियर चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा? वो भी हम ही पे करेंगे। तो लेट से कोरियर चार्जेस हमारे लग गए 20,000। बस एक बार इतना ही लेते, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हमारा जो स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो टोटल हमने इतने एक्सपेंसेस कर दिए 30, 20, 53,000 के। ओके, अब हमारे पास पेमेंट आई थी 2,40,000 की। ठीक है, तो हमें पैसे देने थे पब्लिशर को 50,000 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, उस पब्लिशर को भी उसका पैसा दे देंगे, लेकिन हम पूरा पैसा नहीं देते, थोड़ा पैसा उसका रोक लेते हैं, बाकी पैसा आगे दे देंगे। जब हमारे भी तो अभी थोड़े पैसे आने हैं अमेज़न से, तो जब आएंगे तब उनको दे देंगे। ठीक है, तो पब्लिशर को हमने रीपे किया, रीपेमेंट टू ABC पब्लिशर, लेट से 40,000 रुपीज़ हमने उनको रीपे कर दिया। ठीक, अब हमारा महीना ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मैं उसमें आपका पार्टनर था,
आप और मैं पार्टनर थे। अब हमें क्यूरियोसिटी तो रहेगी ना, भाई पूरा महीना ख़त्म हो गया, हमने इतनी मेहनत करी, इतने अरेंजमेंट्स किए, ठीक है, तो अब एंड ऑफ द डे हमारे को बचा क्या, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या रहा। ऑल राइट, तो अब हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई हमें टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, जो कि सेल्स है। तो सेल्स थी हमारी टोटल 3 लाख की। उसमें हमारे एक्सपेंसेस कितने के हुए, एक्सपेंसेस अभी हमने यहाँ पे अपने एक बार देखे थे, पूरे महीने में हमारे 53,000 के एक्सपेंस हो गए। इसके अलावा ये जो हमने सेल किए गुड्स, उन गुड्स की कॉस्ट क्या थी, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम पब्लिशर से कितने की बुक्स परचेज करके लाए थे, 2 लाख रुपीज़ की। तो मैंने आपको कहा था कि ये सारी की सारी किताबें हमने बेच दी। तो इसका मतलब अभी हमारे पास कुछ भी स्टॉक नहीं है इस किताबों का, हमारा जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो ज़ीरो है। तो 2 लाख रुपीज़, तो डेट मीन्स हमारा जो प्रॉफिट है वो हुआ 47,000 का, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि जो हमारा ये कैपिटल है 50,000 प्लस 1 लाख रुपीज़ जो हमने बैंक से लोन लिया है, ये टोटल 2 लाख रुपीज़ हमारे गए कहाँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि अकाउंट्स एक बिजनेस लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज एक ही भाषा जानते हैं, पैसे की भाषा। हमें पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ, हमको ये डिसाइड करना होता है बिजनेस में। तो इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट और लॉस, लॉस भी हो सकता था, बिजनेस में रिस्क रहता है, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ। उसके लिए हम क्रिएट करेंगे बैलेंस शीट। जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं बैलेंस, बैलेंस मतलब पैसा आया कहाँ से, पैसा गया कहाँ। तो 2 साइड्स होती हैं इसमें, लेफ्ट साइड को आप कहेंगे लाइबिलिटीज और राइट साइड को कहेंगे एसेट्स। तो पैसा आया कहाँ से बिजनेस में, वो इधर है, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी हैव रिसीव्ड फंड्स, वेयर फंड्स आर इन्वेस्टेड। इनका मतलब वगैरह भी हम अच्छे से ठीक से करेंगे सारे टर्म्स को। अभी आप बस एक सिंपल समझो प्रैक्टिकली बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे हो रहा है, क्या हमने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करी, और अल्टीमेटली क्या हमारा बिजनेस में हम देखना चाहते हैं एट द एंड ऑफ ए पीरियड, कि 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, कि क्या रिजल्ट आया बिजनेस का, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली रिजल्ट है, बिजनेस का रिजल्ट, ओके। रिजल्ट ऑफ बिजनेस, जैसे आप पढ़ते हैं क्लास 10th के आपने पेपर दिए, तो अभी उसके रिजल्ट आएंगे या रिजल्ट आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बिजनेस किया तो उसमें बिजनेस का रिजल्ट होता है, वो क्या रिजल्ट आया वो इधर से पता लगता है। 2 चीज़ें होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट। ऑल राइट, तो लाइबिलिटीज़ में बिजनेस बैलेंस शीट किसकी बना रहे हो आप, बुक हाउस की, ठीक है। बुक हाउस को बिजनेस करने के लिए पैसा किसने दिया, पार्टनर्स ने दिया, पार्टनर्स कैपिटल। तो जो ओनर होते हैं बिजनेस के, जो कि आप और मैं हैं, तो हमारा जो पैसा लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक। आपका कैपिटल था 50,000, मेरा कैपिटल था 50,000, ठीक है। इसके अलावा हमने लोन लिया बैंक से, कितना लोन लिया, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा और किसका पैसा हमारे बिजनेस में लगा हुआ है, जो हमारे ABC पब्लिशर है जिन्होंने हमें उधार पैसा दिया था, इनका भी पैसा लगा हुआ है। तो इन्होंने कितना उधार दिया था, 50,000, इनको कितना पैसा हमने वापस कर दिया, 40,000।
तो इनका कितना पैसा अभी हमारे पास और है जो हमको इनको देना है, वो है 10,000। तो एबीसी पब्लिशर को हम बोलेंगे यहाँ पे क्रेडिटर। तो इन्होंने हमें क्रेडिट पे बुक्स दी बेचने के लिए, तो ये हमारे क्रेडिटर हैं। ठीक, एक एक करके सारे टर्म्स को मैं वापस से आपको समझाऊंगा, बट थोड़ा सा पेशेंस। 10,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए। अब आते हैं हमारा ये जो पैसा इतना बिजनेस के अंदर आया था, अब ये पैसा गया कहाँ पे, किसके पास है ये पैसा? तो सबसे पहले लैपटॉप और प्रिंटर था अपना 50,000 का, जो कि आपके कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, इसके बाद बैंक के अंदर हमारा काफ़ी पैसा पड़ा है। बैंक में कितना पैसा था? पहले 50,000 मैंने डाले, 1 लाख बैंक ने हमको लोन दिया। उसके बाद 1,50,000 का हमने कैश पेमेंट कर दिया था बुक्स परचेज करते टाइम, माइनस 1,50,000 बैंक हमारा एक बार खाली हो गया। उसके बाद जब हमने अमेज़न पे बुक्स बेचे तो हमें 2,40,000 हमारे बैंक में वापस से आ गए। 2,40,000 हमारे बैंक में आ गए। उसके बाद 1,000 रुपीज़ हमने इंटरनेट की पेमेंट कर दी, 2,000 का हमने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, और 30,000 अमेज़न को कमीशन पे किया, 20,000 हमने कोरियर चार्जेस पे किए, तो 53,000 के हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, और 40,000 हमने अपने जो क्रेडिटर थे एबीसी पब्लिशर उनको पेमेंट कर दिया। तो माइनस 53,000 माइनस 40,000, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50 + 1 ये जो आया ये तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद 2,40,000 माइनस 53,000 के हमारे एक्सपेंसेस थे, एंड 40,000 हमने अपने क्रेडिटर को पे किया। 1,47,000 हमारा बैलेंस रह गया। ओके, अब इसके अलावा अमेज़न से हमें कितने पैसे लेने थे? 60,000। तो अमेज़न को जो हमने बुक सेल किए, अमेज़न हमारा यहाँ पे हो गया डेटर। ओके, इसके अलावा और क्या चीज़ है? बस इतना ही कुछ है। तो अगर मैं अपने पूरे बिजनेस का हिसाब किताब देखूं, अब मेरा क्या है, बैलेंस शीट है। मैंने कुछ प्रॉफिट भी कमाया है। कितना प्रॉफिट कमाया है? 47,000। अब ये प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? आपको और मुझको। तो हम दोनों 50-50 के पार्टनर हैं, तो आधे पैसे ये आपके हो गए, आधे मेरे हो गए। तो ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब आप ये साइड का टोटल करिए और इस साइड का टोटल करिए, तो आपको ये दोनों साइड्स बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, 50-50, 1 लाख, 1,47,000, 2,47,000, 2,57,000। फिफ्टी प्लस 147, 1,97,000, 1,97,000 प्लस 60, 2,57,000। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। तो बिजनेस में पैसा कहाँ से आया जी? राहुल आपके 50,000, अतुल मेरे 50,000, 47,000 हमने मेहनत करके कमाया पूरे महीने में। बैंक से 1 लाख रुपीज़ आया, और क्रेडिटर है हमारे एबीसी बुक हाउस, उनको 10,000 देने हैं, उन्होंने हमारे को उधार दे रखा है इतने का। तो ये टोटल हमारे बिजनेस में पैसा आया। अब ये पैसा कहाँ लगा हुआ है? 2,57,000। 50,000 हमारा लैपटॉप में लगा हुआ है, 1,47,000 हमारा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है पैसा, और 60,000 पैसा हमको अभी अमेज़न से लेना है। ठीक है,
इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं हमारे बुक हाउस, हमारा जो बिजनेस है, हमारी एंटिटी है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बुक हाउस। आई होप ये पूरा बिजनेस कैसे हमने किया स्टार्ट से एंड तक, ये सारी जो इनको कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि एग्जैक्टली टर्म्स के अंदर इसको फॉर्मली समझाना शुरू नहीं किया, ये अभी बस एक इनफॉर्मल डिस्कशन था एक एग्जांपल को लेके, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि हम अकाउंट्स में क्या पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में बेसिकली ये जितनी भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही है, इनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, इनका बैलेंस शीट बना रहे हैं, और एक इधर से आपका इन्फॉर्मेशन निकल रहा है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं। अब आपने क्या एनालाइज किया इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से कि जी भाई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1,00,000 रुपीज़ का। 1,00,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न आ गया 47,000, मतलब 47% का रिटर्न हमें एक महीने में आ गया। तो इसका मतलब अगर हम अपने बिजनेस में और पैसा लगाएं और पब्लिशर से बात करें और बुक सेल करें तो हमारा प्रॉफिट और बढ़ सकता है, हमारा बिजनेस और ग्रो कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था अब यहाँ पे ओवर होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने टेक्स्ट बुक से। ठीक, तो इसके अंदर अभी हमने जो कुछ भी पढ़ा ये सारे टर्म्स को पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो बेसिकली ABCD है आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज की, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। तो सबसे पहला टर्म है अपना एंटिटी। तो हमारे केस में एंटिटी क्या हुआ? बुक हाउस। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम है बुक हाउस। ठीक है, तो समथिंग डेट हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब कल को अगर मैं पार्टनर ना बनना चाहूँ, मैं अपना शेयर किसी और को बेच दूंगा, आपको बेच दूंगा। ठीक है, तो ये बुक हाउस एक अपने आप में अलग है, आप और मैं अलग है, बुक हाउस एक अलग एंटिटी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक है और इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस एंटरप्राइज बुक हाउस मैंने आपको बताया, स्कूल, हॉस्पिटल, NGO वगैरह वगैरह, तो ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, कभी हम कंपनी बोल देंगे, कभी हम फर्म बोल देंगे, कभी हम आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे, कभी हम एंटिटी बोल देंगे। अकाउंट्स के अंदर बेसिकली एंटिटी वर्ड यूज होते हैं। तो आगे लिखा है एन अकाउंटिंग सिस्टम इज ऑलवेज डिवाइज्ड फॉर ए स्पेसिफिक बिजनेस एंटिटी ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है, तो हर बिजनेस, जैसे स्कूल है, स्कूल की अकाउंटिंग उनके हिसाब से होगी। स्कूल में रिवेन्यू कहाँ से आता है? जो आप स्कूल फीस पे करते हैं। हॉस्पिटल की अकाउंटिंग अलग होगी, जो आप डॉक्टर को फीस देते हैं, ऑपरेशन की फीस होती है। मेडिसिन सेल करते हैं, वहाँ से फीस आया। ठीक है, बिजनेस हमारा क्या चीज़ का बिजनेस था? बुक्स बेचने का था, तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? बुक्स सेल करके आएगा। तो हर बिजनेस की अपनी पेक्यूलियर चीज़ें होती है। हमारे बिजनेस में कोरियर की इन्वॉल्वमेंट थी, बट हॉस्पिटल या स्कूल के बिजनेस में कोरियर की कोई इन्वॉल्वमेंट इतनी खास नहीं होती, बट हमारा टोटल बिजनेस कोरियर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हर बिजनेस का एक अपना अलग पेक्यूलैरिटी होती है। ठीक है, यूनिकनेस होती है। तो उस यूनिकनेस की वजह से एक उसका जो अकाउंटिंग होती है वो उस तरीके से की जाती है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन क्या था भाई? ट्रांजैक्शन हमारे केस में बिगिन राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब मैं कैश लेके आया और आप लैपटॉप लेके आए, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या थी कि हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक ने हमको लोन पे किया। तीसरा ट्रांजैक्शन था भाई हम ABC पब्लिशर के पास गए, हमने उससे बुक्स परचेज़ की। फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन हमने अमेज़न को बुक सेल करी अमेज़न के ऊपर। उसके बाद हमने कुछ और ट्रांजैक्शंस करी, हमने ये पेमेंट किए खर्चों के। फिर हमारे पास जब पैसा आया था अमेज़न से, वो पैसा हमने कुछ पे किया अपने क्रेडिटर को। ये सब क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर हैं। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन एक वैल्यू की हो रही है, एक पैसे की हो रही है, उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो पहली ट्रांजैक्शन थी जब आप और मैं पार्टनर बने थे, अतुल एंड राहुल बिकेम पार्टनर इन बुक हाउस, है तो ये भी एक ट्रांजैक्शन, बट क्या हम इसको मॉनेटरी वैल्यू में
डिफाइन कर सकते हैं? नहीं। तो इसको हम इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया एबीसी पब्लिशर के साथ, तो एबीसी पब्लिशर के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बट आप उसको इन मॉनिटरी टर्म्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मॉनिटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी आपका पैसा मूव हो रहा है, पैसे का मूवमेंट हो रहा है, पैसा इधर से उधर जा रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस को आपको पकड़ना है और उनको रिकॉर्ड करना है। An event involving some value between two or more entities. An event, जैसे इवेंट क्या हुआ यहाँ पे, एबीसी पब्लिशर के साथ हमने डील किया, तो दो एंटिटीज़ हो गई, बुक हाउस और एबीसी पब्लिशर। इन दो एंटिटीज़ के बीच में ये ट्रांजैक्शन इवेंट हो रहा है, भाई हम इनसे बुक्स परचेज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सेट्रा। क्लियर है? इट कैन बी ए कैश ट्रांजैक्शन और ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पे बुक्स जब परचेज़ की तो हमने कैश भी पे किया था, क्रेडिट पे भी बुक्स परचेज़ की। जब हमने यहाँ पे बुक्स सेल की अमेज़न पे तो हमें हमारा पेमेंट भी आ गया और हमें हमारा कुछ पैसा अमेज़न के पास अभी रह गया, तो क्रेडिट सेल है। ठीक है, थर्ड है आपका एसेट। अब हम एसेट और लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं एसेट क्या होता है। एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। These items are used by business in their operation. ठीक है, अब जो मैंने आपको बैलेंस शीट बना के दिखाई थी, एसेट्स था। ठीक है, आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज मतलब ये साधन है पैसा कमाने का। लैपटॉप प्रिंटर था तो आपने अपना अमेज़न पे अकाउंट ओपन किया। बैंक में आपके पास पैसे पड़े थे तब आप एबीसी पब्लिशर के पास गए, उनसे बुक्स परचेज करके लाए। ठीक है, अमेज़न को आपने उधार बांटा तभी तो इसने आगे आपकी बुक्स सेल करी और फिर वहाँ से कलेक्शन करके आपको पेमेंट किया। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एसेट्स थे ऑफ एन एंटरप्राइज हो गई आपकी बुक हाउस। ठीक है, डेट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। तो हम इनको मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाई लैपटॉप 50,000 का है, बैंक में इतने पैसे पड़े हैं, अमेज़न से इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, दीज आइटम आर यूज्ड बाय बिजनेस इन देयर ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ हो रही है भाई। ठीक है, वापस से रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो एग्जाम्पल है प्लांट एंड मशीनरी, जैसे अपना लैपटॉप हो गया, लैपटॉप इज़ ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, लैपटॉप, ऑफिस फर्नीचर, गुड्स हो गए ये आपकी बुक्स जो आप परचेज किए थे। ठीक है, दीज आइटम्स विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड आपका राइट साइड पे होता है। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एसेट्स हैं यहाँ पे राइट साइड में आ गए बैलेंस शीट के। इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, करेंट एसेट एंड नॉन करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट जो आपके होते हैं वो होते हैं जो लिक्विड होते हैं। लिक्विड मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए। नॉन करेंट एसेट आपका मोर देन 1 ईयर के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे लैपटॉप और आपका प्रिंटर है, अब ये क्या 1 साल के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं ना, ये आपका 1 साल से ज़्यादा चलेगा, कम से कम भाई आप 3-4 साल तो चलाएंगे अभी नया लैपटॉप ख़रीदा है तो। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में भी अभी आगे पूरा क्लासिफिकेशन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी एक मोटा मोटा समझो। बैंक, भाई बैंक में जो आपका पैसा है, आपकी इच्छा है तो कल जाओ और बैंक से पैसे निकाल लो। कोई बैंक वाला ये थोड़ी बोल रहा है भाई साहब 1 साल रुकोगे उसके बाद आपको पैसा निकालने दूंगा, नहीं ना। तो बैंक आपका क्या हो गया? करंट एसेट। अमेज़न डेटर, मैंने आपको क्या बताया था, अमेज़न की पेमेंट साइकिल है 14 डेज़ की। तो जैसे ही मेरे 14 दिन पूरे होंगे वो मेरे को ये मेरी बची हुई पेमेंट भी दे देगा, राइट। मेरे को 1 साल तक रुलाएगा तो नहीं ना पेमेंट के लिए। तो ये जो अमेज़न है डेटर है, ये भी मेरा करंट एसेट हो गया। ठीक है, तो करंट एसेट के कुछ एग्जांपल्स हैं,
करंट इन्वेस्टमेंट, अब मेरे पास सरप्लस पैसा हो गया तो मैंने क्या किया, बैंक में जाके 6 महीने की एफडी बना दी, तो वो एफडी जो मैंने बनाई 6 मंथ के लिए वो मेरी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेंट्रीज, जो मैंने बुक्स परचेज़ किए, भाई बुक्स मैंने 2-3 साल रखने के लिए तो परचेज़ नहीं किए, इमीडिएटली सेल करने के लिए, रीसेल के लिए मैंने परचेज़ किया, तो इन्वेंट्रीज स्टॉक को बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट एसेट हो गया। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए आपके डेटर्स। भाई अमेज़न को मैंने माल बेचा, ठीक है, बिजनेस ट्रेड, ठीक है, बिजनेस क्या होता है, एक ट्रेड है आपका, और ट्रेड के दौरान आपने कुछ सामान बेचा जिसके आपको पैसे आने हैं, रिसीवेबल, रिसीव करना है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स आपका डेटर्स हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भाई जो आपका बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा है, जो आपके कैश इन हैंड है, वो सब आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अब सपोज आपको आपके ब्रदर को लोन चाहिए, हम इतना अच्छा कमा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उसकी मदद कर देते हैं, भाई उसने 10,000 का हमसे लोन मांगा, हमने उसको 10,000 का लोन दे दिया, ठीक है। तो जो आपने लोन एंड एडवांस, अब वो पैसा अपने बुक हाउस को ही आना है ना, तो लोन एंड एडवांस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ऐसे ही हम लोन ले भी सकते हैं, जैसे बैंक से हमने लोन लिया था। अदर करंट एसेट्स, बाकी चीज़ें। अब नॉन करंट एसेट की बात करते हैं, जैसे अभी हमें सिर्फ एक लैपटॉप का ही एग्जाम्पल मिला, तो वो हो गया आपका टेंजिबल एसेट। लैपटॉप क्या है, उसको आप छू के देख सकते हो। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम छू के देख सकते हैं। एसेट्स विच वी कैन फिजिकली सी एंड टच, तो वो सारे होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो फिजिकली, ना उनको टच कर सकते हो। अब ऐसे कौन से एसेट्स हो गए, भाई जो आपकी गुडविल है, ठीक है। अब कल को हमें ABC पब्लिशर ने लोन दिया था 50,000 का, मतलब क्रेडिट पे दिया था, तो उसने ऐसी कैसे दे दिया, बिकॉज वो जानता था कि भाई अतुल सुखानी है, टीचर है, पढ़ाता है, कहाँ जाएगा, पैसे तो खाएगा नहीं। मेरी गुडविल थी, मेरी गुडविल, उसके ऊपर उसने मेरे को क्रेडिट दिया। बैंक ने मेरे को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया, क्यों दिया, क्योंकि गुडविल थी इसलिए दिया, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट का एक एग्जाम्पल हो गया आपका गुडविल। फिर उसके बाद लेट से हम बाद में अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बुक्स सेल कर रहे थे, अब हम बुक्स के अलावा टॉयज़ भी सेल करना चाहते हैं, तो हम अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, लेट से समायरा टॉयज़, ठीक है। तो उस ब्रांड को मैं रजिस्टर्ड करा देता हूँ, उसका एक ट्रेडमार्क ले लेता हूँ कि भाई मेरे अलावा समायरा टॉयज़ और कोई यूज़ नहीं कर सकता। और कल को वो ब्रांड हमारा पॉपुलर हो जाता है, जैसे आपका फिशर प्राइस, फन स्कूल, ठीक है, और इंडिया में आपका एकता प्रोडक्ट्स जिसका बिजनेस गेम आता है, ठीक। तो ये सब क्या आ गए, आपके ब्रांड्स हो गए। तो इन ब्रांड्स की वैल्यू है, तो पेटेंट ट्रेडमार्क हम इसको बोलते हैं। ये सब होते हैं आपके इंटेंजिबल एसेट्स। अब अगला है अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे आपका टेंजिबल एसेट्स है, सपोज जैसे अपना लैपटॉप ही ले लेते हैं, अब हम कोई बहुत बड़ा सिस्टम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें टाइम लग रहा है। अभी आप उसका ग्राफिक कार्ड लेके आ रहे हैं, कभी उसका रैम लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें एक साथ मिल नहीं रही, कुछ आप US से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका सिस्टम पूरा रेडी नहीं हुआ, तो डेट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब जो अभी आपका एसेट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जो अभी रेडी टू यूज़ नहीं हुआ, अभी उस पर काम ही चल रहा है, वो आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ऐसे आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब आपने कोई ट्रेडमार्क अप्लाई किया, ओके, तो वो ट्रेडमार्क अभी इन प्रोसेस ही है, वो पास होगा, वो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें टाइम लग जाता है 8 to 10 मंथ्स का मिलते मिलते। या ऐसी कोई अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, कोई मेडिसिन डेवलप कर रही है, तो वो मेडिसिन के लिए जो भी उन्होंने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उसको अगर हम कैपिटलाइज करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये थोड़ा सा अभी एडवांस लेवल पे है, इस पे इसलिए इतना अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ज़्यादा टेंशन मत लेना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, लेट से कि अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हम लोग शेयर परचेज़ कर लेते हैं, काम हमारा क्या है, किताब बेचने का, हमने प्रॉफिट कमाया, अब हमने सोचा लेट से एक काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं।
तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी, वो सब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। LTI, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट अभी आप छोड़ दो, नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये कुछ आपका इनकम टैक्स का रिलेटेड होता है। थोड़ा सा एक हिंट भी नहीं दे पाऊंगा अभी, अभी आप रहने दो, अभी हम बहुत बेसिक्स कर रहे हैं, इसको छोड़ दो, ठीक है। लेटर ऑन इसको हम करेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो ये वही चीज़ हो गया, अगर कोई लोन आपने 1 साल से ऊपर के लिए दे रखा है किसी को, तो वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ जाएगा। 1 साल से नीचे के लिए दे रखा है तो करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया। तो सिंपल जो आपका बेसिक कैटेगराइजेशन है करंट एसेट नॉन करंट एसेट में, आपको ये चीज़ देखनी है कि जो भी एसेट है वो 1 साल से ऊपर के लिए है कि 1 साल से नीचे के लिए है, ठीक है। तो बहुत ही जो कॉमन करंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं आपके स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, इसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लाइबिलिटीज़ पे। Liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in the future. तो हमारे बुक हाउस के केस में हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है भाई? हमारा ये कैपिटल, भाई जब भी सपोज़ कीजिए कि हम अपनी ये फर्म को डिज़ोल्व कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आपको और मेरे को जो भी हमारा शेयर निकलता है वो हम अपना निकाल के ले जाएंगे इस फर्म से, या आप में और मेरे में कोई भी अपना शेयर पार्टनरशिप फर्म में सेल करना चाहता है तो हमें कितना शेयर मिलेगा वो हमारा कैपिटल से डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये कैपिटल क्या है जो बुक हाउस हमें वापस करेगा। बैंक का लोन 1 लाख रुपीज़, अब बैंक ने ज़िंदगी भर के लिए तो हमें 1 लाख रुपीज़ नहीं दिए, कभी तो हमें उनको रीपे करना पड़ेगा। तो जो भी बैंक्स के टर्म एंड कंडीशन थी, उन्होंने लेट से हमें 1 साल का टाइम दिया हो या 2 साल का टाइम दिया हो, जब भी वो टाइम ओवर होगा हमें वो बैंक का पेमेंट उनको वापस करना होगा। ABC क्रेडिटर, अब इसने भी हमें 1 महीने 30 डेज़ 15 डेज़ के लिए उधार दिया था, तो हमें ABC क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है। तो ये क्या है, हमारी ऑब्लिगेशन है कि ये उधारी हमने जो ले रखी है हमारे फर्म ने, ये हमें इन सबको पे करना है। तो ऑब्लिगेशन और डेट्स, ये हो गया उधार। तो जो उधार हमने ले रखा है, किसने ले रखा है? बुक हाउस ने ले रखा है। जो बुक हाउस को पे करना है कभी ना कभी, हैज़ टू पे एट सम टाइम इन फ्यूचर, वो लाइबिलिटीज होती हैं। Both small and big enterprise find it necessary to borrow money at some point of time in business. तो भाई जितनी भी बड़ी एंटरप्राइज हो या कितनी भी छोटी हो, हर आदमी को कभी ना कभी बोरो तो करना पड़ता है, चाहे आप क्रेडिटर के फॉर्म में करें या आप अपना कैपिटल फर्म को देते हैं या आप लोन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक लोन एक्सेट्रा। दीज आइटम विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने देख ही लिया, एसेट साइड राइट साइड पे था, लाइबिलिटी साइड लेफ्ट साइड पे था। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइबिलिटीज़ शो करनी है, ठीक है। तो अगेन जैसे करंट और नॉन करंट एसेट था, ऐसी आपका करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी है। अगेन वही क्राइटेरिया है, अगर 1 साल से कम के पीरियड के लिए है कोई लाइबिलिटी, डेट विल बी क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया, आपने जो बैंक से लेट से ओडी लिमिट ले रखा है, ओडी लिमिट होता है आपका ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट आपका या कैश क्रेडिट लिमिट, इन सब को जो हम कहते हैं टर्म्स को, ये बहुत छोटी अवधि के लिए लिया जाता है कि भाई जैसे ही आपका आपने लाइक अमेज़न को माल बेचा, अमेज़न से 14 डेज़ में पैसा आ गया, पैसा कहाँ आया? बैंक में आया, तो वो ओडी लिमिट के अंदर आपका चला गया, ठीक है। ट्रेड पेएबल्स, तो ये क्रेडिटर्स को बोलते हैं। डेटर्स को हम बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स भी, और क्रेडिटर्स को हम बोल रहे हैं ट्रेड पेएबल्स भी। इसका और भी एक नाम होता है अकाउंट पेएबल, ठीक है, लिख लीजिए, अकाउंट्स पेएबल, ये भी हम बोलते हैं। इधर हम बोल सकते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे एयरटेल वगैरह, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना, उनका पूरी एक टीम अलग होती है, उसको हम बोलते हैं AR टीम, शॉर्ट फॉर्म में AR, अकाउंट्स रिसीवेबल टीम, अकाउंट्स पेएबल टीम, AP टीम, ठीक है, AP टीम, AR टीम, इस तरीके से बड़ी कंपनीज में बोला जाता है। उसके बाद है आपका अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो भाई
अमेज़न से हमें पैसे आने थे, अब हो सकता है अमेज़न में कुछ पैसे हमारे डूब जाए, ठीक है। अमेज़न बोले कि हमने तो आपको बुक वापस कर दी, कोई कस्टमर से हमें रिटर्न आना था, या तो वो रिटर्न गलत आ गया, या वो रिटर्न अमेज़न ने बोला कि हमने तो आपको रिटर्न दे दिया बट हमें वो रिटर्न आया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। इसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो हमें इसके लिए भी प्रोविज़न क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पे आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लेट से जो वो 1 लाख रुपीज़ था बैंक ने हमें 2 साल के लिए दिया, तो फिर वो क्लासीफाई होगा एज ए लॉन्ग टर्म बोरिंग। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगेन छोड़ दो, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। जब चीज़ें हम पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी इधर जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो था आपका यही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें पार्टनर्स कैपिटल, तो ये तो कैपिटल हो गया, ठीक है। कैपिटल तो आप ही का पैसा है, ठीक है। आप ही का बिजनेस है, आप ही का पैसा है। जब आप अपना बिजनेस वाइंड अप करेंगे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो ये लाइबिलिटी साइड पे आता है। बट अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हुआ, बेसिकली एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं 2,57,000 माइनस जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये लाइबिलिटी हो गई कि ये बैंक का लोन हो गया और ये एबीसी क्रेडिटर को पैसा देना है। अगर आप 257 में ये 110 माइनस करेंगे तो आपका ये कैपिटल का फिगर आ जाएगा जो आप ओन करते हो बिजनेस में। अब ये जो आपका लोन है, लेट से ये आपको 2 ईयर्स के लिए मिला हुआ है, तो ये आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। जो ये क्रेडिटर 10,000 आपको पे करने हैं, जल्दी पे करने हैं, विद इन 15 डेज पे करने हैं, ठीक है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। आमतौर पे जो आपका डेटर और क्रेडिटर है ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी होता है। इन्वेंट्री, बैंक, ये सब आपका करंट एसेट होते हैं, ठीक है। और बैंक से अगर आप कोई 1 साल से ऊपर के लिए आपने बोरोइंग्स ले रखी है तो वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाता है। और अगर आपने 1 साल से कम के लिए जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट, ये सब ले रखा है तो वो आपका करंट लाइबिलिटी कहलाता है। तो आई होप एसेट और लाइबिलिटी आपको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपना कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल अभी अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या है, वो अमाउंट 50,000 का जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया उसके बाद जो प्रॉफिट आया वो भी हमारे कैपिटल का पार्ट बन जाता है। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर कौन थे, अतुल एंड राहुल, इन द फर्म, फर्म कौन सी, बुक हाउस, इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। इट मे बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश, जैसे मैं 50,000 रुपये लेके आया था। और एसेट, जैसे राहुल आप 50,000 का लैपटॉप लेके आए थे। बाय द ओनर फॉर द बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी अगेन हमारी बुक हाउस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एसेट्स लेस लाइबिलिटी, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। अगर आप अपने बिजनेस के टोटल एसेट्स को देखेंगे 2,57,000 माइनस जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं करंट नॉन करंट, उनको माइनस करेंगे तो ये आपका ये फिगर आ जाएगी 1,47,000 विच इज़ द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस। कैपिटल इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड पे क्यों दिखाते हैं भाई, बिकॉज जो हमारा बिजनेस है इसको देना है, हम ओनर हैं, तो हम इतना डिमांड कर रहे हैं अपने बिजनेस से, भाई हमने अपने बिजनेस में इतना पैसा लगा रखा है। तो ये साइड क्या है, जो पैसा आया कहाँ से, और ये साइड क्या है, पैसा गया कहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पे लेके आते हैं क्योंकि ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है पैसा आया कहाँ से, ठीक है। अब आते हैं हम सेल्स पे। तो हमारे एग्जाम्पल में सेल्स क्या था, जो हमने अमेजन पे अपनी बुक्स को सेल किया था, सेलिंग बुक्स ऑन अमेजन 3 लाख। तो हमारे ये जो 3 लाख का फिगर है दिस इज सेल्स। इट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। इट मे बी कैश सेल और क्रेडिट सेल, सिंपल है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, तो रेवेन्यू और इनकम क्या है
भाई क्या होता है कई बार हम लोग ना इनको आपस में इंटरचेंज करके बोल देते हैं, सेल, इनकम, रिवेन्यू, इन तीन चीज़ों को हम एक ही मान लेते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रिवेन्यू बोल लो या इनकम बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। इनकम और प्रॉफिट अलग चीज़ है, इनको आपस में इंटरचेंज मत कर लेना, ओके। जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरी इनकम 10 लाख रुपए है साल की, वो अलग, वो मतलब उस सेंस में बोल रहे हैं कि भाई उनका टोटल कमाई इतनी है। मतलब थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी रखना, वो प्रॉफिट की बात कर रहा है कि नेट मेरे को क्या बच रहा है। हम यहाँ इनकम में बात कर रहे हैं कि भाई हमारा टोटल बिजनेस का रेवेन्यू कितना है, मतलब बिजनेस की सेल्स कितनी है, उस इनकम में हम एक्सपेंस माइनस करेंगे, फिर हमारा प्रॉफिट आता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर कोई सिंपली बोल दे कि भाई मेरी इनकम 10 लाख है, तो उससे ये पूछो तो अच्छा आपकी इनकम 10 लाख है तो आपके खर्चे कितने हैं, वो बोलेगा यार मेरे 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप बोलोगे तो भैया आपका मतलब ये हो गया कि आप 6 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका प्रॉफिट साल का 6 लाख रुपए है, ठीक है। तो इनकम और प्रॉफिट में आपको एक डिस्टिंक्शन रखना है। समझ गए क्या डिस्टिंक्शन है? इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? तो रेवेन्यू और इनकम, अब इसका और सेल्स में क्या डिफरेंस है? भाई रेवेन्यू आपका कई जगह से हो सकता है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आपका आता है वो बिजनेस का सेल्स से आता है, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। भाई बुक हाउस का मेन काम क्या है? किताबें बेचना, खरीदना वगैरह, तो हमारा मेन इनकम वहाँ से आ रहा है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पीरियड मेरी कुछ कमाई हुई, ठीक है, मेरे पास बैंक में सरप्लस पैसा है। अब बैंक में सरप्लस पैसा अंडे थोड़ी दे रहा है, तो उसको मैंने एक शॉर्ट टर्म एफडी बना दी। मैंने बैंक में उसकी एफडी बनाई, तो बैंक मेरे को ज़रूर अंडे देगी, ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हो रहा है बैंक से, ठीक है, तो वो मेरी इनकम है। उसके बाद मेरी और कमाई बढ़ी, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली। अब उस प्रॉपर्टी को मैंने रेंट पे चढ़ा दिया, तो अब मेरे को रेंटल इनकम आ रहा है, ठीक है। कुछ पैसा मैंने शेयर बाज़ार में लगा दिया, कंपनियों के शेयर खरीद लिए, तो उस कंपनियों से मेरे को डिविडेंट आ रहा है, ठीक। डिविडेंट आई होप आप समझते हैं, जो कंपनी अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंट बोलते हैं। बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे इसको। तो ये जो अलग अलग तरह के अंडे हैं, ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कंप्राइज होता है इन सब चीज़ों से। कुछ ये भी हो सकता है भाई मैं कुछ कमीशन बेसिस पे काम कर लूँ, तो कमीशन को भी आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बार पढ़ा दिया, अब ये बार बार मेरी बुक सेल हो रही है, तो जो पब्लिशर है मेरे को रॉयल्टी देगा इसकी। बुक तो एक बार लिख दी, उसको बस थोड़ा अब अपडेट ही करना है हर साल, ठीक है। तो अब मैं बैठ के क्या कमा रहा हूँ? उसकी रॉयल्टी, ये भी मेरी इनकम है, ठीक है। तो रेवेन्यू, इनकम, ये सब चीज़ें हो सकती है, सिर्फ सेल्स रेवेन्यू नहीं। अगर मैं बोलूं कि सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू, तो बहुत एक छोटा है, मतलब ये एक ब्रॉडर टर्म है रेवेन्यू इनकम, और सेल्स रेवेन्यू एक उसके अंदर आता है टोटल एम्बिट में। तो दीज आर अमाउंट एंड बाय सेलिंग प्रोडक्ट, एक सेकेंड इसे ठीक कर लेते हैं। ये दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस earned by selling products or services to customers called as sales revenue। तो मैंने आपको बताया मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यू बिजनेस का आता है वो तो भाई जो बिजनेस का मेन काम है उससे आता है। उसके अलावा अदर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू आर कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रॉयल्टी, रेंट एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है? वो खर्चे जो आपने किए वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए। अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें, तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप अमेज़न पे अकाउंट नहीं बना पाते, ऑनलाइन सेल नहीं कर पाते, तो ये खर्चा करना ज़रूरी था। बैंक से पैसा नहीं लेते तो
बैंक के पैसे का ब्याज नहीं बनता, ब्याज देना ज़रूरी था क्योंकि हमें बैंक से पैसा चाहिए था, पैसा नहीं होता तो काम कैसे होता, नहीं होता ना। कमीशन, भाई अगर अमेज़न को हम कमीशन नहीं पे करते तो अमेज़न क्यों अपने प्लेटफॉर्म पे हमें बुक सेल करने देता। कोरियर चार्जेस, भाई अब हमें बुक्स दिल्ली से मुंबई डिस्पैच करनी है तो ऑब्वियसली ब्लू डार्ट या जो भी कोरियर कंपनी है उनको पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, अगर ये सारी चीज़ें इनमें से एक भी मिसिंग होता तो ये बिजनेस नहीं हो पाता, ठीक है। तो दीज आर द कॉस्ट विच वी हैव इनकर्ड टू अर्न दिस रेवेन्यू। तो कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। समझ गए। कॉस्ट जैसे एग्जाम्पल, जर्नली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स। अच्छा इसको एक बार छोड़ो, पहले ये देखते हैं। कॉस्ट आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ठीक है, एंड हमारे इसमें कमीशन। इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू मतलब जो आपने बुक सेल की है, शिपिंग भी ले लो, ठीक है, ऐसे लिख लो तभी आपको ध्यान रहेगा। आर नोन एज एक्सपेंसेस। जनरली एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो हम ये बिजनेस कर रहे थे तो इसमें हमारा सबसे अहम हथियार क्या था? हमारा जो इसमें हथियार था वो था लैपटॉप, ठीक है। तो ये जो हमारा एसेट है, अब ये ज़िंदगी भर तो हमारा साथ देगा नहीं, कभी ना कभी ये टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या टेक्नोलॉजिकली ऑब्सोलीट हो जाएगा, ठीक है। वियर एंड टेयर, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस, ऑलराइट। तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद मेरे को एक नया लैपटॉप तो परचेज़ करना पड़ेगा। तो अब ये जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो इसकी वैल्यू तो ज़ीरो रह जाएगी 3 4 साल 5 साल बाद, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा तब? तो इसके लिए मैं लेट से मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे इस लैपटॉप की वैल्यू है ये लैपटॉप मेरी यूज़फुल लाइफ है इसकी 5 ईयर्स, 5 साल में चला लूँगा इस लैपटॉप को। तो 50,000 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 10,000 रुपये जो आता है उसको मैं बोलूँगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 10,000 रुपये मैं हर साल अपने प्रॉफिट में से कम कर दूंगा और उसको बोलूँगा ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, कि जो मैंने एसेट्स अपने बिजनेस में यूज़ किए थे वो इतने रुपए से उसको मैंने राइट ऑफ कर दिए, ठीक है। राइट ऑफ मतलब अपने प्रॉफिट में से कम कर लिया, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड हो गया, ये हो गया डेप्रिसिएशन। और अगर कोई एक ऐसा एसेट है आपका जो 1 ईयर से कम के लिए है, जैसे कि अगर आपने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल रखा है अपने इस लैपटॉप में तो 1 ईयर से कम के लिए था वो, ठीक है, तो उसको आप एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। या सर्विसेज यूज्ड, अब हमारे ये जो खर्चा था, अब इसमें क्या क्या सर्विसेज है? इंटरनेट, ये एयरटेल कंपनी का ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ, वो क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इंटरेस्ट, बैंक ने पैसा दिया, क्या है? सर्विस दी। कमीशन, भाई अमेजन भी अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है, बेच रहा है। कोरियर चार्जेस, शिपिंग कंपनी अपनी सर्विस दे रही है, राइट। बुक्स तो हमने खाली अपने एबीसी पब्लिशर, मतलब जो गुड्स हैं वो हमने एबीसी पब्लिशर से परचेज़ किए, बाकी सब तो हमने इन लोगों से इनकी सर्विसेज यूज़ की है जिसके बदले में हमने इनको पेमेंट किया। तो एक्सपेंसेस आर मेजर्ड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ओके। एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, सैलरी, सैलरी भी भाई आपका जो स्टाफ है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी बात की आप उसको सैलरी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, वो भी सर्विस में आ गई। इंटरनेट, कोरियर चार्जेस, कमीशन ऑन सेल्स एक्सेट्रा। अब आते हैं एक्सपेंडिचर पे। तो जैसे एक रेवेन्यू आपका ब्रॉडर टर्म था, रेवेन्यू के अंदर सेल्स इंक्लूड होता है, ऐसी एक्सपेंडिचर भी आपका एक ब्रॉडर टर्म है और एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस इंक्लूड होता है। इसको मैं समझाता हूँ आपको। जो आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब जब कभी भी आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, आउटफ्लो हो रहा है पैसे का, मनी बाहर जा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हम कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
पैसे का या तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप उसको एक्सपेंस खर्च रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा मेरे को तो कोई ऑप्शन दिखता नहीं। तो जो एक्सपेंडिचर है ये दो टाइप का हो सकता है। एक एक्सपेंडिचर जो आप अपने एसेट्स के ऊपर कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक है जो आप रेवेन्यू अर्न करने के लिए खर्चा कर रहे हैं। जैसे ये सारा खर्चा आपने क्यों किया था, ताकि आप ये रेवेन्यू अर्न कर सकें, तो इसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ाई था एक्सपेंस के बारे में। तो एक्सपेंडिचर अपने दो तरह के हो गए, एक हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हो गया जहाँ पे 1 ईयर के अंदर अंदर लेस देन 1 ईयर हमारा मतलब बेनिफिट मिल रहा है हमें। स्टाफ है, काम करने आया है, 1 महीने काम किया, उसकी सैलरी दे दी, बस फिनिश। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया जैसे आपका लैपटॉप, एसी, कोई प्लांट एंड मशीनरी जो आपको बेनिफिट दे रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर। मोबाइल फ़ोन, वैसे तो हर 6 महीने में मोबाइल चेंज कर लेते हैं लोग, बट मैं नहीं करता, मैं अपना मोबाइल काफ़ी टाइम तक चलाता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन ये सब क्या है, हमारे एसेट्स हो गए जो हमें मोर देन 1 ईयर तक बिजनेस में हमारे साथ रहेंगे। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये एक आपका ब्रॉड डेफिनेशन है, हम खर्चा कर रहे हैं या कोई लाइबिलिटी। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जो ये आप लैपटॉप परचेज़ कर रहे हैं पूरा आपको बैंक से पेमेंट करके ही लाना पड़ेगा, आप उसको ईएमआई पे भी ला सकते हैं। अगर आप ईएमआई पे एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो डैट मीन्स आपने एक लाइबिलिटी इनकर कर ली। अब जिससे भी आपने उधार लिया उसको आपको उधार चुकाना होगा, ठीक है। तो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, बेनिफिट क्या मिला भाई, आपको लैपटॉप मिल गया। सर्विस, आपको इंटरनेट मिल गया। प्रॉपर्टी, भाई आपने कोई ऑफिस रेंट पे लिया तो आपको प्रॉपर्टी मिल गई यूज़ करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड, परचेज ऑफ मशीनरी, रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब लेट से आप 1 ईयर के लिए एक प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी को आप लीज या रेंट जो भी कह लीजिए 1 ईयर के पीरियड के लिए लेते हैं या टू ईयर के लिए लेते हैं, जब भी लेते हैं। रेंट तो आप मंथली पे कर रहे हैं, 1 महीना आपने प्रॉपर्टी यूज़ करी, उसका रेंट पे किया, बस बेनिफिट ख़त्म। बट अगर वही प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर लेते हैं, अब तो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए आपकी हो गई, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, अगर प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सिंपल है। तो इफ द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज ट्रीटेड एज एन एसेट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये 3 चीज़ों को एक साथ समझेंगे, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। अब आपको ये जैसे यहाँ पे सेल्स और रेवेन्यू में थोड़ा सा फ़र्क था, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में थोड़ा सा फ़र्क है, ऐसे ही प्रॉफिट और गेन में भी थोड़ा सा फ़र्क है। तो यहाँ पे ब्रॉडर टर्म क्या है, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, जो आपको बिजनेस में एंड में रिजल्ट आया, ठीक है, जो भी आपका इनकम था माइनस एक्सपेंस, डेट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू over its related expense during an accounting period is profit. It increases the value of investment of the owner. तो ये देखिए, excess of revenue मतलब excess 3 लाख ओवर इट्स रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने और इधर उधर की कोई फालतू के खर्चे नहीं डाले, बस वही खर्चे डाले हैं जो इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मैंने इनकर किए थे। तो अब ये जो आया ये प्रॉफिट है। अब इससे क्या हुआ, मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी बिजनेस में, अब 47,000 मेरे प्रॉफिट में और ऐड हो गए, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अब इंक्रीज होकर 1,47,000 हो गई। आई होप ये क्लियर है दोनों लाइनें। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया था, 1 लाख का हमारा कैपिटल था प्लस 47,000 हो गया, अब ये
प्रॉफिट था, अब ये 1,47,000 है। ठीक है, तो सर अब गेन क्या है? भाई गेन हमारे बिजनेस में कोई इंसिडेंटल हमको एप्रिसिएशन मिल जाए हमारे एसेट की, उसको हम गेन बोलते हैं। अ प्रॉफिट डेट अराइजेस फ्रॉम ए ट्रांजेक्शन विच इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस। आप बुक्स खरीद रहे हैं, बुक्स बेच रहे हैं, उसमें आपको जो कमाई हो रही है उसको तो आप प्रॉफिट ही बोलोगे। बट आपने एक लैपटॉप परचेज़ किया था 50,000 का, अब कल को उसकी वैल्यू बढ़ गई, जो कि वैसे नॉर्मली होता नहीं है, बट लेट से एज्यूम करते हैं कि आपके लैपटॉप की वैल्यू बढ़ गई, या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, आपकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। ये तो देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ठीक है, तो जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आ गया, या आपने किसी रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे थे, शेयर की वैल्यू एप्रिशिएट कर गई, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको हम बोलेंगे गेन। तो ये बिजनेस के साथ मतलब इंसिडेंटल टू बिजनेस, ये कीवर्ड है। अ प्रॉफिट डेट अराइजेस फ्रॉम ए ट्रांजेक्शन विच इज़ इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब आप एक मेन बिजनेस कर रहे थे, उसके साथ आपने कुछ साइड में बिजनेस के चक्कर में काम किया, भाई बिजनेस से प्रॉफिट आया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ गेन हो गया, तो उसको गेन बोल रहे हैं। डन है, बाकी एज सच और कोई इसमें बात नहीं है। लॉस, अब जी लॉस तो लॉस होते हैं, चाहे वो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करी, उसकी वैल्यू गिर गई, वो भी लॉस बोलोगे। आपने बुक्स सेल करी, भाई आपने बुक्स आपकी कुछ रह गई, सेशन चेंज हो गया, अब नए सेशन में नई बुक्स आ गई, पुरानी बुक्स अब कोई ख़रीद नहीं रहा, अब आपको उसको सस्ते में निपटाना पड़ेगा, वो आपके फिर लॉस हो गया। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज लॉस, इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था हमने, 1,00,000 रुपीज़ हमने लगाए, खुदा ना खास्ता हमको नुकसान हो जाता, लेट से 10,000 रुपये का नुकसान हो गया बिजनेस में, अब हमारे 1,00,000 रुपये के कितने रह जाते? 90,000। 5,000 का नुकसान आप बियर करते, 5,000 का मैं बियर करता। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये इसलिए मैंने बोला कि ये भाई गेन में तो जैसे प्रॉफिट और गेन हम अलग अलग बोल रहे हैं, बट लॉस के केस में लॉस ही बोलते हैं। तो अगर आपने लैपटॉप लिया 50,000 का, आपका लैपटॉप लेते ही कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च कर दिया, आपके लैपटॉप की वैल्यू अब हो गई लेट से 30,000, तो खड़े खड़े एक ही दिन में आपको 20,000 का नुकसान हो गया। ऐसा कई बार मोबाइल फ़ोन्स में होता है। ठीक है, जैसे सैमसंग अपना जब भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च करता है, उस वक्त तो उसका प्राइस रखता है 70,000 80,000, 6 महीने 1 साल बाद नया मॉडल लॉन्च कर देते हैं, और वो 70,000 का जो मोबाइल होता है, अब उसकी वैल्यू 20,000 ही रह जाती है। ठीक, अब आते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो जब आप पब्लिशर के पास गए थे बुक्स परचेज करने, तो बुक्स पे एक एमआरपी लिखी होती है, लेट से एक बुक की एमआरपी है 400 रुपीज़। तो अब आप वो जब पब्लिशर से बुक परचेज करेंगे, तो आप उसको ये बोलेंगे ना कि भाई आप इस पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, तभी तो हम आगे सेल करेंगे। तो लेट से पब्लिशर हमें इस पे 50% डिस्काउंट देते हैं, वो हमें 400 रुपीज़ की एमआरपी की बुक 200 में दे रहा है। अब हम उसको अमेज़न पे जाके सेल करेंगे। अब अमेज़न पे लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनको लगता है सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो अब 400 की एमआरपी का सामान मैं 400 में ही बेचूंगा, तो कौन खरीदेगा? या हो सकता है खरीद भी ले, क्योंकि अगर लोकल नहीं मिल रहा तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए 10% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो मैं ये बुक सेल कर रहा हूँ 360 रुपीज़ में। अब इसमें मेरे को अमेज़न का कमीशन पे करना है 10%, शिपिंग चार्जेस पे करने हैं, बैंक को ब्याज देना है, और इंटरनेट के एक्सपेंसेस है, सैलरी के एक्सपेंसेस है, रेंट के एक्सपेंसेस है, सब निकालने हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है, अब जो 50% मेरे को पब्लिशर से मिला, ये तो होता है ट्रेड डिस्काउंट। और जो मैंने अपफ्रंट अपने कस्टमर को दिया 10%, ये होता है कैश डिस्काउंट, कि भाई 400 की चीज़ आप 360 में ले जाओ। चलिए पढ़ते हैं। इट इज़ द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड। इट इज़ ऑफर्ड इन 2 ways. ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट।
ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज। तो मेरी और ABC पब्लिशर का भाई डील हो गया, आपसे मैं जो भी बुक्स परचेज करूँगा आप अपने हर बुक पे मेरे को 50% डिस्काउंट देंगे। तो एक हमने परसेंटेज एग्री कर लिया। बट एंड कस्टमर के साथ तो ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही उसको 10% दे रहा हूँ, कभी मैं 20 भी दे दूंगा, कभी मैं MRP पे बेचूंगा, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। जब मेरे को लग रहा है भी मार्केट शॉर्ट है, किसी के पास भी ये बुक नहीं है, तो मैं पूरे रेट के ऊपर वो बुक सेल करूँगा, मैं क्यों डिस्काउंट दूंगा। बट जब मेरे को लगेगा कि भाई कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया जो 350 में बेचने लग गया वो बुक, तो मैं वो 340 में बेचनी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डिडक्शन गिवन एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अच्छा, यही चीज़ हमारे इधर भी है। अब हमें हमारे क्रेडिटर को कितना पे करना था उस वक्त, हाँ, जब हम उधार लेने गए थे तो हमने 50,000 का क्रेडिट लिया था, ठीक है, और हमें ये पे करने थे आफ्टर 1 मंथ। लेकिन हमारे पास 1 महीने से पहले ही पैसे आ गए, हमने अमेज़न पे माल बेचा, माल बेचते हमें पैसे आ गए। तो हम अपने गए ABC पब्लिशर के पास, हमने उसको बोला ऐसा करो सर, आप हमें इस अमाउंट के ऊपर 2% कैश डिस्काउंट दे दो, हम पेमेंट आपको अभी आज ही कर देते हैं, हमारे पास पेमेंट है। तो वो हमको बोलेगा ठीक है, आप 1000 रुपीज़ का ऑफ ले लो और 49,000 मेरे को पे कर दो मेरे। तो वो हो गया आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये इस तरह भी हो सकता है कि भाई मतलब ये बेसिकली पेमेंट करते टाइम, तो अगर आप कैश परचेज कर रहे हैं उससे अगली बार, तो 50% पे तो आपकी बात हुई थी 200 पे, अब आप उसको बोलते हैं इस पे सर मैं आपको पेमेंट इमीजिएटली कर रहा हूँ, कुछ कैश डिस्काउंट भी दो, तो 2% का कैश डिस्काउंट देगा। अब आपको 196 रुपीज़ पे करने हैं 400 के लिए। गॉट इट। वाउचर, वाउचर क्या होता है भाई, ये आपका जैसे जब आपने बुक्स परचेज करी तो आपको मिला एक परचेज इनवॉइस जिसमें सारी डिटेल थी। परचेज इनवॉइस के अंदर क्या क्या था, आपकी फर्म का नाम और ABC पब्लिशर का नाम, उसका एड्रेस, कौन सी किताब खरीदी, कितने में खरीदी, कितना डिस्काउंट था वगैरह वगैरह, कितनी क्वांटिटी थी, ये सारी चीज़ें परचेज इनवॉइस में मेंशन्ड होंगी। ऐसी जब आप माल बेच रहे हैं अमेज़न के ऊपर, आप भी एक इनवॉइस रेज करेंगे, उसको आप बोलेंगे सेल्स इनवॉइस। ठीक है, जब आप होटल में खाना खाने जाते हैं तो एंड में एक बिल आता है, वो क्या है, इनवॉइस, वही होता है, उसको वाउचर ही बोलते हैं। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सेल गुड्स वी इशू एन इनवॉइस विच इज नोन एज सेल्स वाउचर। व्हेन वी परचेज गुड, तो सामने वाला हमको एक इनवॉइस इशू करता है, उसको कहते हैं परचेज इनवॉइस, हमारे लिए हो गया परचेज वाउचर। ठीक है, गुड्स, गुड्स क्या होता है, गुड्स हम उसको बोलते हैं उस सामान जिसमें आप डील कर रहे हैं। गुड्स मीन गुड्स जिसके अंदर आप डील कर रहे हैं, ना कि आपके फर्म के एसेट्स हो गए। लेट से आप बुक्स में डील कर रहे हैं तो बुक्स आपके लिए गुड्स हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे लिए बुक्स एसेट्स हो गए। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक NCERT की बुक लाया हूँ, NCERT की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं वो बुक्स रीसेल नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए एसेट है, लेकिन बुक हाउस वाले के लिए वो गुड्स है। समझते हैं, इट रेफर टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस एंटरप्राइज इज डीलिंग, दैट इज इंगेज्ड इन सेल परचेज। अगर आप टॉयज़ में डील कर रहे हैं तो आपके लिए टॉयज़ गुड्स हो गया, अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहे हैं तो जीन्स, शर्ट, पैंट, ये सब आपके लिए गुड्स हो गई। ठीक है, बट द आइटम डेट आर परचेज्ड फॉर यूज इन बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स। जो अभी मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, भाई बुक हाउस आपका है, बुक आप सेल कर रहे हैं, आपके लिए गुड्स है, मैं तो अपने बिजनेस में उसको पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो गुड्स नहीं है, मेरे लिए एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टेशनरी मर्चेंट, स्टेशनरी इज गुड्स, वेयर एज फॉर अदर इट इज़ एन आइटम ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस भी हो सकता है या एसेट भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंस, एसेट, वॉट एवर। जैसे लैपटॉप है, आपके लिए लैपटॉप एसेट है, लेकिन क्रोमा या विजय सेल्स जो वो लैपटॉप को सेल कर रहे हैं उनके लिए वो गुड्स है। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है, अब आपका कैपिटल था 1 लाख का, 47,000 उसमें प्रॉफिट ऐड हो गया। अब आपने बोला चलो जी लेट्स डू पार्टी, सर कमाई अच्छी हो गई, पार्टी करते हैं। तो ठीक है जी, अब हम अपने बिजनेस में पार्टी करने के लिए 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लेते हैं।
तो विड्रॉ कहाँ से करेंगे हम? बैंक से करेंगे। तो अब ये 1,47,000 में 10,000 रुपीज़ हम पार्टी करने के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, तो मेरा बैलेंस रह गया 1,37,000, ठीक है। और ये हो गया अब 2,47,000। तो अब ये पैसा कहाँ से निकलेगा? दोनों साइड मेरे को बैलेंस करना है, तो भाई ये जो मेरा प्रॉफिट है, मेरा कैपिटल है, यहाँ से ही मेरा ये पैसा निकलेगा। तो लेस ड्राइंग्स 10,000, ठीक है। 10,000 मैंने अपने यहाँ से लेस कर लिया अपने कैपिटल में से। अब ये 2,47,000 हो गया। तो जो कैपिटल अभी मेरा 1,47,000 था वो रह गया सिर्फ 1,37,000, बिकॉज 10,000 रुपये हम दो पार्टनर्स ने मिलके पार्टी में उड़ा दिए। इट इज़ विड्रॉल ऑफ मनी बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है? इट रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। तो अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम हो गई, पहले 1,47,000 हो गई थी, अब 1,37,000 रह गई। चलिए अब आते हैं हम परचेजेस। तो सेल तो हमने कर लिया था, सेल से रिलेटेड एक और टर्म था आपका रेवेन्यू इनकम, वो भी हमने कर लिया। अब परचेजेस देखते हैं। परचेजेस क्या है? आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रक्योर्ड बाय ए बिजनेस। तो जो आप लैपटॉप परचेज कर रहे हैं उसको आप परचेज नहीं बोल रहे हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट है आपके एसेट्स में। परचेज होता है आपका सामान का जो आप वापस से रीसेल करने के लिए यू कर रहे हैं। परचेजेस आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रक्योर्ड बाय अ बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर यूज ऑफ सेल। जैसे ABC पब्लिशर से हमने क्रेडिट पे माल खरीदा था और कैश में भी खरीदा था। इन अ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग मतलब जैसे हमारा बुक हाउस, बुक्स हम बना नहीं रहे हैं, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम बस सिंपल बुक्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो परचेजेज आर मेड ऑफ गुड्स फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। तो हम लोग जो गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको हम हो सकता है कुछ प्रोसेसिंग भी कर दें। क्या होता है, कई बार NCERT की बुक्स होती हैं, तो आप देखेंगे जो आपके लोकल बुक स्टोर्स होते हैं कई बार उसको बाइंड करके और वो बाइंडिंग का एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। तो ठीक है, अब उसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर लिया। बुक NCERT की उन्होंने घर पे प्रिंट नहीं की, बट उसको जो बाइंडिंग कराई वो बाइंडिंग के आपसे चार्जेस थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा कमाई कर ली, ठीक है। तो परचेजेज आर मेड ऑफ गुड्स फॉर रीसेल विद और विदाउट प्रोसेसिंग। तो बुक्स पे आपने बाइंडिंग कर दी, तो वो बाइंडिंग जो करवाई उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग कर दी। सिंपल है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जैसे कि आप शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कपड़ा। कपड़ा क्या है आपके लिए? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल हो गया शर्ट, उस शर्ट का कपड़ा, फैब्रिक, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज्ड प्रोसेस्ड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड हो गया आपका शर्ट, एंड देन सोल्ड, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में जो फैब्रिक खरीद रहे हैं और उसको स्टिच करने के लिए धागा, थ्रेड, बटन, ये सब आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये सब परचेजेस क्लासीफाई होंगी, ठीक है। जो स्विंग मशीन है वो आपके लिए एसेट है, इन्वेस्टमेंट है आपके बिजनेस की, ठीक। प्लांट एंड मशीनरी में आएगा वो। अब आते हैं हम स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है? जो ये आपके गुड्स हैं एट द एंड ऑफ पीरियड, लेट से 31 मार्च को जब आपका बुक्स आप क्लोज करते हैं, तो उस दिन मेरे पास कितना गुड्स हैं, टोटल नंबर, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स, टोटल वैल्यू ऑफ गुड, टोटल यूनिट ऑफ गुड, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक क्या है? कलेक्शन। इन्वेंट्री क्या है? कलेक्शन, गुड्स की कलेक्शन। जैसे ये पेन है, ये 3 पेन है मेरे पास, तो ये स्टॉक ऑफ पेन, ठीक है। अलग 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 तो ये पेन है, मतलब गुड्स हैं। जब इनको इकट्ठा कर दूंगा तो मेरे पास इतना स्टॉक है पेन का, और भी स्टॉक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये सब क्या स्टॉक है पेन का। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ गुड्स ऑन हैंड इन अ बिजनेस। तो हमारे इन हैंड कितने गुड्स हैं, ये जैसे ये मेरे इन हैंड इतने पेन है, तो ये टोटल स्टॉक इन हैंड बोलते हैं इसको। तो ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर क्या होता है? द स्टॉक इन हैंड इज द अमाउंट ऑफ गुड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ट्रेडिंग कंसर्न में तो सिंपल है भाई, मैं किताब खरीद के ला रहा था, किताब बेच रहा था, किताब ही है मेरे पास, तो जो किताब मेरी रह गई वही मेरा स्टॉक है। बट मैन्युफैक्चरर के साथ क्या प्रॉब्लम है?
उसने फैब्रिक लाया, थ्रेड लाया, बटन लाया, उसके कुछ तो ये रॉ मटेरियल पड़ा होगा, कुछ उसके पास फिनिश गुड होगा शर्ट्स का, कुछ बीच का काम होगा भाई, कुछ वर्कर ने फैब्रिक की बस कटिंग कर दी होगी और उस पर थोड़ा बहुत स्टिचिंग कर दी वगैरह, या कॉलर वगैरह बना लिया, ठीक है। अभी कंप्लीट शर्ट प्रोसेस नहीं हुई, वो हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। तो तीन चीज़ें हो गई मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड जैसे कि कॉलर, फिनिश गुड्स, ठीक है, फैब्रिक, कॉलर, शर्ट, फैब्रिक, कॉलर, शर्ट। सिमिलरली ओपनिंग स्टॉक इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो भाई जो आपका 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक था, अगले दिन 1 अप्रैल को जब आप अपनी बुक्स वापस से ओपन करेंगे तो वही तो आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा, ठीक है। कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, रात भर में कोई चूहे आके कतर के थोड़ी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक और इन्वेंट्री हो गया। अब है डेटर्स और क्रेडिटर्स। ये सिंपल है, इसको तो इतना एक्सप्लेन करने की मेरे को लगता ही नहीं कोई ज़रूरत है। तो जो सामान आपने क्रेडिट पे सेल किया, बुक्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अमेज़न, तो अमेज़न आपका क्या हो गया, डेटर। और बुक्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC पब्लिशर, तो ये ABC पब्लिशर आपका क्या हो गया, क्रेडिटर। तो डेटर जिससे हमें हमारा उधार का पैसा वापस लेना है, क्रेडिटर जिसे हमें पैसा देना है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे पैसा देना है। डेटर एसेट है बिकॉज इससे हमें पैसा लेना है, ठीक है, पैसा लेना है। क्रेडिटर पैसा देना है। नए नए टर्म्स हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मे भी टाइम लग जाए, लेकिन हो जाएगा क्योंकि बड़ा ही बेसिक सी चीज़ें हैं। ऑल राइट, डेटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटी टू whom गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। The total amount standing against such person or entity on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtors on the asset side. तो भाई आपने ये मंथ एंड पे बैलेंस शीट बनाई, तो जिस दिन आपने अपना ये सारा हिसाब किताब किया तो उस दिन क्लोजिंग डेट पे भाई अमेज़न से हमें कितना पैसा लेना था, ये एसेट साइड में आ गया, ठीक है, शोन इन बैलेंस शीट एज सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्यों बोलते हैं, सन्ड्री मतलब होता है बहुत सारे। अब जब हम ऑनलाइन बुक्स सेल कर रहे हैं तो सिर्फ अमेज़न थोड़ी है, मैं फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहा हूँ, पेटीएम पे भी कर रहा हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट है शॉपिफाई पे, उस पे सेल कर रहा हूँ। देन मैं ईबे इंडिया में तो अब नहीं है, ईबे बाहर है, बाहर भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है, स्नैपडील पे सेल कर रहा हूँ, कई जगह सेल कर रहा हूँ। तो ये सारे टोटल कलेक्शन ऑफ डेटर्स, इसको मैं बोलूँगा सन्ड्री डेटर्स। एक ही डेटर है, सिर्फ एक अमेज़न को ही सेल कर रहा हूँ तो सिंपली डेटर, लेकिन बहुत सारे हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, पेटीएम वगैरह, तो हो गए मिलके सन्ड्री डेटर्स। ऐसी सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक ही पब्लिशर है तो क्रेडिटर, एक से ज़्यादा पब्लिशर है जिनसे मैंने उधार ले रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज फ्रॉम whom गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। The total amount standing to the favor of such person or entity on the closing date is shown in balance sheet as sundry creditor on the liability side. तो ये हमारा ABCD जो अकाउंटिंग का है यहाँ पे फिनिश होता है। तो बेसिकली अभी मैंने आपको क्या समझाया इस क्लास के अंदर कि ट्रांजैक्शन, बिजनेस कैसे स्टार्ट हुआ, बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, ठीक है। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड 1 महीना फिनिश हो गया, उसके बाद बिजनेस का क्या रिजल्ट निकला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक। फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, मैं कितना पैसा लाया था, कहाँ कहाँ से पैसा लाया था, वो पैसा मेरा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, इन्वेस्ट किधर है,
वो सब समझा। फिर जो हमारे बिजनेस के टर्म्स हैं, डेटर, क्रेडिटर, एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, सेल्स, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, एसेट, लाइबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने समझी। ठीक है, तो अब इतनी सारी चीज़ों को एक बार ऑब्ज़र्व कीजिए, ठीक है, एब्जॉर्ब कीजिए अपने अंदर, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा अब बाकी का थ्योरी का पार्ट रह जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग का डेफिनेशन, देन रोल ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटेंट, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, देन एक्सटर्नल यूज़र्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेक होल्डर्स। तो ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।